नमस्कार दोस्तों। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये लाइनें मेरी नहीं है, ये लाइनें अभी हाल ही में दोहराई गई है 14 दिसंबर को रामलीला मैदान के अंदर, जहां कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई और यह रैली निकालते समय इस प्रकार की नारेबाजी की गई। और जब यह मुद्दा संसद के अंदर पहुंचा और वहां पीएम को लेकर माफी मांगने को लेकर चर्चा की गई, तो इन लोगों को इतना भी पछतावा नहीं है कि हमने कुछ गलत नहीं बोला है। आप सभी जानते हैं अभी कुछ समय पहले हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह की तरफ से एक बात को लेकर डिबेट की जा रही थी, जिसमें एसआईआर को लेकर वो चर्चा कर रहे थे, वंदे मातरम को लेकर चर्चा कर रहे थे। उस समय उनके मुंह से एक छोटा सा शब्द निकल गया था, जिसकी बहुत बड़ी लाइन बना दी गई थी देश में विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और अब पीएम मोदी को आज दिन तक 150 बार से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और अब ये पीएम मोदी को मारने की कामनाएं तक कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस किस तरफ से ऐसे ऐसे कामनाएं की जा रही हैं और यहाँ बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसे लेकर संसद में किस प्रकार से हंगामा मचा हुआ है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी 21 घंटे पहले से यह खबर लगातार चर्चे में बनी हुई है और क्या कहा गया है आप जरा यहां पर देखिए। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इस प्रकार का नारा यहां पर लगाया जा रहा है। और ये कांग्रेस की तरफ से कई बार कहा गया है कि हम तो नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं। तो आप इस प्रकार से मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री तक को आप गाली देते हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का यूज करते हैं और यहां तक कि मोदी जी को मारने की कामनाएं तक की जाती हैं। क्या ये भूल गए हैं कि वो 140 करोड़ देशवासियों के प्रधान सेवक है? वो जिस गद्दी पर बैठे हुए हैं, जिस सीट पर बैठे हुए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री की सीट है। आप किसी आम इंसान को यहां पर गाली नहीं दे रहे हैं, आप देश के प्रधान लीडर को यहां पर गाली दे रहे हैं और ये बार बार इस प्रकार की नारेबाजी भी करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं जरा यहां पर पूछना चाहूंगी कि किस प्रकार के लोकतंत्र की आप बात करते हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री को खुलेआम एक रैली के अंदर भीड़ के द्वारा इस प्रकार का नारा दिया जा रहा है और उस तरह इतना नारा देने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है और फिर भी बार बार यह माना जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। इस प्रकार की नारेबाजी यहां पर लगाई जा रही है। अब आप देखिए नारेबाजी कहां से शुरू हुई है। तो अभी हाल ही में 14 दिसंबर के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर राहुल गांधी जी की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसके अंदर प्रमुख रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी, यहाँ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और भी कई सारे कांग्रेस के लीडर यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर कई सारी भीड़ इकट्ठी हुई और यहीं बीच में नारेबाजी शुरू हो गई थी वोट चोरी को लेकर। आगे मैं आपको वीडियोस भी दिखाने वाली हूं, आप जरा देखिएगा। पहली नारेबाजी हुई है वोट चोरी को लेकर, फिर कहा गया वोट चोर गद्दी छोड़। तीसरा नारा एसआईआर के खिलाफ, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रीजन जो अभी हाल ही में चल रहा है, जिसकी वजह से केवल अकेले पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 58 लाख से ज्यादा घुसपैठियों को वापस इनके घर भेजा जा रहा है और प्रतिदिन 150 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को बीएसएफ जो है बॉर्डर पार करवा रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी पहले से ही घबराई हुई है। उसका घबराना स्वाभाविक है, पर ये क्यों घबरा रहे हैं कि एसआईआर ही गलत है। आगे मैं बताने वाली हूं कि ये राहुल गांधी जी की ही कामनाएं हैं जो कि एसआईआर के थ्रू पूरी की जा रही है, फिर भी इनको यहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एसआईआर के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई और वही बात, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। तो मैं आपसे यहां एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि लोकतंत्र उस समय खतरे में नहीं था जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई और उसी इमरजेंसी के टाइम में लोगों को जबरदस्ती पकड़कर उसकी नसबंदी करवाई गई। क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं था? लोगों के अधिकार उस समय नहीं छीने गए थे? आप इसके ऊपर क्या लिखना चाहेंगे मुझे जरूर से लिखिएगा। अब मैं आपको यहां पर वीडियो दिखाने जा रही हूं और उन लाइनों को जरा गौर से सुनिएगा कि किस प्रकार से नारेबाजी हो रही है। देखो, पार्टी आपस में लड़ाती है, देश में विरोध भी चलता है, पर इस प्रकार का विरोध, ये दुश्मनी निकाल रहे हैं कि क्या हो रहा है? देखिए जरा आप यहां पर देखिए इनकी नारेबाजी।
सुनिए, आप सुनिए जरा। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, खुदेगी। ये जो लेडी आपको दिखाई दे रही है, इसके द्वारा लगातार ये नारेबाजी की गई और इन मोहतरमा का कहना है कि ये नारा इन्होंने दिया है, उसके बाद इनको कोई पछतावा नहीं है। हालांकि ये नारा पहली बार नहीं बोला गया है पीएम मोदी को लेकर, इससे पहले 2016 में ही ये नारेबाजी हो चुकी थी। मैं आपको दिखाने वाली हूं यहाँ पर। ये जो आपको दिखाई दे रही है, जिसने अभी हाल ही में कहा था कि पीएम मोदी की कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, जिसे लेकर पीएम मोदी ने भी स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस ने यहाँ पे उन अल्फाजों का यूज किया है जिससे उनके वोट बैंक बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं। कब्र खुदेगी, इस प्रकार का नारेबाजी की गई है और ये तक कहा पीएम मोदी ने कि शायद वो भूल गए हैं कि मैं हिंदू हूं और मेरी कब्र नहीं खुद सकती है। खैर, पीएम मोदी ने तो अपने अकॉर्डिंग इस बात को ले लिया, पर जिस लेडी ने यहाँ पर नारेबाजी की गई उसके बाद में न्यूज के द्वारा इससे कई प्रकार के सवाल पूछे गए कि आपने देश के प्रधान लीडर को लेकर इस प्रकार की बातें कही गई हैं, उनके मरने की कामनाएं आपने करी हैं, तो क्या इसे लेकर आपको किसी प्रकार का पछतावा है? तो इसके द्वारा कहा गया कि मुझे इस बात को लेकर किसी प्रकार का पछतावा नहीं है। हम इस देश के इस लीडर से बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुके हैं और मैं कभी भी जिंदगी में इस बात को लेकर कभी पछतावा नहीं करूंगी, ना कभी माफी मांगने वाली हूं। इस प्रकार की नारेबाजी तक की गई है। अब ये लेडी है कौन? तो ये राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं और इसका नाम है मंजुलता मीणा, जो कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है, जिसके द्वारा ये इस प्रकार की नारेबाजी की गई थी। आप जरा सुनिएगा कि अगर देश के लीडर को लेकर आप इस प्रकार की बातें करते हैं, मेरे को सिर्फ इतना सा जवाब दीजिएगा आप, अगर किसी व्यक्ति ने आपको जान से मारने की धमकी दे दी कि मैं तुझे मार दूंगा, तो क्या उस मामले को लेकर आप पुलिस कोर्ट तक नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना। यहाँ देश के प्रधानमंत्री को लेकर मारने की बात की गई है, तो इसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 504 जानबूझकर अपमान करना, यहाँ तक कि शांति भंग करने की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आईपीसी सेक्शन 505 जो कि भड़काऊ बयान के अंदर आता है, वो धारा भी इसके ऊपर लगनी चाहिए। आईपीसी सेक्शन 153A दुश्मनी फैलाना और भीड़ को उकसाने वाला सेक्शन भी के ऊपर लगना चाहिए और आईपीसी सेक्शन 506 जो कि अपमानजनक धमकी है, ये भी इसके ऊपर लगना चाहिए। और फिर ये बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। पता नहीं किस प्रकार का लोकतंत्र इनको दिखाई दे रहा है। अब एसआईआर की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी लगातार एसआईआर का विरोध करते आए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका सीधा सा मकसद यह है कि फर्जी वोटर्स का नाम लिस्टों से हटाना और 18 साल प्लस जो नए युवा आए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर डालना। तो राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं ना कि एक ही व्यक्ति का 10-10 जगह वोट डलता है, फर्जी वोटर्स इनके हैं, तो वही तो हटाने का काम यहाँ पर सरकार कर रही है कि भाई 10-10 जगह जो वोट डाल रहे हैं उनको पूरी तरीके से हटा जाए, घुसपैठियों को यहां से बाहर फेंका जाए। और ये काम बिहार में संपन्न हो चुका है, अभी दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इन सब के अंदर भी काम इसका चल ही रहा है। तो अब इस बात का विरोध क्यों करना है भाई? आपने जो चाहा वही तो हो रहा है, फिर भी इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है। और विरोध की अगर हम बात करें तो विरोध प्रदर्शन आज के समय में जेएनयू के छात्र छात्राओं से बढ़कर और कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इनका विरोध प्रदर्शन आप जरा सुनिए। ये आपको दिखाई दे रही है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पिक्चर, और यही इसी यूनिवर्सिटी में 2016 में पहली बार पीएम मोदी को लेकर मारने की धमकी दी गई, क्योंकि यहीं पे पहली बार यह नारा गढ़ा गया था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इसी प्रकार की नारेबाजी की गई थी 2016 के अंदर, जब छात्रों छात्रों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, इसके अलावा ये भी सुनिए, इसी यूनिवर्सिटी से पहली बार ये आवाज आती है पाकिस्तान जिंदाबाद की। इसी यूनिवर्सिटी से पहली बार जय फिलिस्तीन के नारे लगाए गए थे। और आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं आगे बताने वाली हूं कि किस लड़की ने पहली बार इस बात को लेकर नारेबाजी करी थी। आगे देखिए, पीएम मोदी को मारने को लेकर जिस प्रकार की धमकी आ रही है, उसे लेकर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ का स्टेटमेंट आप सुनिए। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यह है शहजाद पूनावाला, इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है जो कि बिल्कुल सोचने लायक है। इन्होंने बोला है कि कांग्रेस का वर्तमान में केवल एक ही एजेंडा है, पीएम मोदी को खत्म करने की कामनाएं करना। ये लाइन बहुत बड़ी है, जरा गौर कीजिएगा इस बात पर। कांग्रेस का केवल एक ही एजेंडा है, पीएम मोदी को खत्म करने की कामनाएं करना। और अब तक पीएम मोदी को 150 से भी ज्यादा बार गाली पड़ चुकी है विपक्ष पार्टियों की तरफ से। पहले तो इन्होंने पीएम मोदी को गाली दी है, नरकासुर तक कहा, मर जा मोदी जैसे जैसे नारे दिए हैं। उसके बाद में पीएम मोदी की मां को लेकर इन्होंने गाली दी है, एआई वीडियो तक बनाए, और उसके बाद में अब ये सीधे तरीके से खुलेआम मारने की धमकी यहां पर दे रहे हैं। इसके साथ यही
यही नहीं, पीएम मोदी के साथ साथ चुनाव आयोग तक को धमकी यहां पर मिल चुकी है विपक्ष पार्टी की तरफ से। और ये कांग्रेस पार्टी जो है अब अराजकता की पार्टी ज्यादा बनती जा रही है ना। अब वो वैसी पार्टी नहीं बची थी जिसे एक समय बनाई गई थी। ये भी स्टेटमेंट किसी की तरफ से दिए गए हैं, आगे मैं आपको बताने वाली हूं। आप सभी जानते हैं कि ये है असरुद्दीन ओवैसी और इन्होंने अभी हाल ही में संसद के अंदर जय फिलिस्तीन जैसे नारे लगाए। यही नहीं, इनकी एक सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा के अंदर ये लड़की वहां पर पहुंची जो कि जेएनयू की छात्रा है और इसकी तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। फिर भी लोकतंत्र खतरे में नहीं है कि हमारे दुश्मन देश जो कि हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं, उन्हें मार के चले जाते हैं, फिर भी ये लगातार इस देश की नारेबाजी करते हैं। इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस समय इस लड़की को गले लगाते हुए भी वहां पर दिखाया गया था। आप देखिए जरा कि कौन से अधिकार छीने गए और कौन सा लोकतंत्र यहाँ पर खतरे में आ चुका है, पर फिर भी इनको कुछ ना कुछ यहाँ पर बोलना है। अब इसी लाइन को लेकर जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अभी चेंज हो गए हैं, विपक्ष का केवल एक एजेंडा है कि मोदी की हत्या करना। ये इनके स्टेटमेंट है जो अभी हाल ही में कल के दिन संसद में इन्होंने अपनी बात को रखी। इसके साथ ही कहा है कि विपक्ष जिस प्रकार की रैलियों में नारेबाजी कर रहा है, उससे उनकी सोच, उनकी मानसिकता यहीं पर दर्शाती है कि इनकी सोच कहां जाकर खत्म हो रही है। और इसके साथ ही इन्होंने इस बात को भी रखा है कि गृह मंत्री ने अभी डिबेट के दौरान साला शब्द का यूज किया था, जिसे लेकर बड़ा हंगामा मचा दिया था विपक्ष की पार्टी ने। तो आपने तो खुलेआम देश के पीएम को मारने की धमकी दे दी है, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? सीधे तरीके से आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने उन्हें चुनकर प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचाया है और प्रधानमंत्री से भी आपको माफी मांगने की जरूरत है। जेपी नड्डा के अलावा किरण रिजिजू की अगर हम बात करें तो इनकी तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं या फिर उस भीड़ में जितने भी लोग इकट्ठे थे, उन सबको माफी मांगनी चाहिए और देश के लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र में घटित सबसे बड़ी दुर्घटना को इन्होंने बताया है। इस प्रकार का स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिया गया है। आगे की जानकारी को जानने से पहले आप मुझे इंस्टा पे भी यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ वीडियो डालती रहती हूँ। इसके साथ ही अगर हम सुधांशु त्रिवेदी जी की बात करें तो इन्होंने कहा है कि ये पार्टी नहीं बची है, ये पार्टी है एंटी राम पार्टी। इसका नाम ही इन्होंने चेंज कर दिया है, एंटी राम पार्टी कर दिया है, अभद्र भाषा वाली पार्टी इसका नाम कर दिया है। कांग्रेस की पार्टी को अराजकता वाली पार्टी नाम दिया है, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी बोलते हैं कि अब वो कांग्रेस पार्टी नहीं बची है जिसके अंदर देश के बड़े बड़े लीडर शामिल हुआ करते थे। कभी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जैसे लीडर यहाँ शामिल हुआ करते थे, पर आज केवल अभद्र भाषा का यूज करने वाले है व्यक्ति ही इस कांग्रेस पार्टी के अंदर बचे हुए हैं। ये तक कहा है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी का हाल उन मुगलों के जैसे होने वाला है जो कि औरंगजेब के बाद में मुगलों का हुआ। आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य लगभग पतन की ओर बढ़ चुका था और लगभग वो खत्म भी हो गया और आज उनका इतिहास भी लगभग भारत की किताबों से मिटता जा रहा है। इसी प्रकार की बात इन्होंने कही है और इसके साथ ही कहा है कि अभी तो हंगामा शुरू किया है, अभी केरल का हंगामा होना बाकी है, क्योंकि पहली बार केरल के अंदर बीजेपी ने अपना खाता खोला है। यानी कि नगर निगम के चुनाव में बीजेपी पहली बार प्रचंड जीत के साथ में यहाँ पर आई है। और पहले यह होता आया है कि एलडीएफ और यूडीएफ जो है यहाँ पर लगातार जो है अल्टरनेट पार्टियां बनाती रहती थी सरकार, पर इस बार पहली बार बीजेपी यहाँ आई है, तो इस वजह से भी थोड़ा इनको दुख दर्द हो सकता है। ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। तो मेरा तो सिर्फ सीधा सा कहना यही है कि बी आर अम्बेडकर साहब की तरफ से जो लोकतंत्र बनाया गया, जो संविधान बनाया गया, क्या वो आज आपको खतरे में दिखाई दे रहा है? क्या आप देश के प्रधान लीडर तक को गाली दे रहे हो, उनके परिवार तक को गाली दे रहे हो और इस बात पे भी आपके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, आपको किसी प्रकार से अरेस्ट तक नहीं किया गया है, ना आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने एफआईआर तक दर्ज करवाई है। केवल आपसे कहा गया है तो माफी मांगने के लिए कहा गया है कि आपने किसी इंसान को लेकर अभद्र भाषा का यूज किया है, आप केवल माफी मांग लेनी चाहिए। और माफी मांगने की बजाय मेरा सिर्फ सीधा सा इतना ही कहना है कि भीड़ का तो कोई चेहरा नहीं होता है, पर जिस लेडी ने इतना खुल के बोला है, वो भी हंसते हुए इस लैंग्वेज में बात कर रही है, तो इसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 504, 505 और 506 जरूर से लगना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।